नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 12वीं के अध्याय 15 संविधान निर्माण की प्रक्रिया के अगले भाग में हैं और हम यहाँ से इस अध्याय को समाप्ति की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, संविधान सभा के सामने राष्ट्रभाषा का जब प्रश्न उठा तो किस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हुई, ये देखना आवश्यक है। राष्ट्रीय भाषा की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इस पर इस पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। अपनी मृत्यु से कुछ माह पहले महात्मा गांधी ने भाषा के प्रश्न पर अपने विचार दोहराते हुए कहा था, यह हिंदुस्तानी ना तो संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए और ना ही फारसी निष्ठ उर्दू। यह दोनों का सुंदर मिश्रण होना चाहिए। उसे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से शब्द खुलकर उधार लेने चाहिए। विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द लेने में कोई हर्ज नहीं है जो हमारी राष्ट्रीय भाषा में अच्छी तरह और आसानी से घुल मिल सकते हैं। इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय भाषा एक समृद्ध और शक्तिशाली भाषा होनी चाहिए जो मानवीय विचारों और भावनाओं के पूरे समुच्चय को अभिव्यक्ति दे सके। खुद को हिंदी या उर्दू से बांध लेना देशभक्ति की भावना तथा समझदारी के विरुद्ध एक अपराध होगा। यानी कि राष्ट्रपिता चाहते थे कि भाषा तो हो लेकिन अन्य भाषाओं का अपमान ना हो। जब एक देश के विभिन्न भागों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हो, उसकी सांस्कृतिक विरासत अलग हो, तो एक राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है? कैसे लोग एक दूसरे की बात सुन सकते हैं और यह एक दूसरे से जुड़ सकते हैं जबकि वे एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते? संविधान सभा की भाषा के मुद्दे पर कई महीनों तक बहस हुई और कई बार काफ़ी तानातनी पैदा हुई। 30 के दशक तक कांग्रेस ने यह मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। हिंदुस्तानी बोले तो आज की हिंदी जिसमें हम बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि हर एक को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सके। हिंदू और उर्दू की मेल से बनी हिंदुस्तानी भारतीय जनता के बहुत बड़े हिस्से की भाषा थी और यह विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध हुई एक साझी भाषा थी। माफ़ कीजिएगा, हम बैक हो चुके हैं, वापस पहुंचते हैं। लेकिन 19वीं सदी के आखिर से एक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी धीरे धीरे बदल रही थी। जैसे जैसे सांप्रदायिक टकराव गहरे होते जा रहे थे, हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर जा रही थी। एक तरफ तो फारसी और अरबी मूल के सारे शब्दों को हटाकर हिंदी को संस्कृतनिष्ठ बनाने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी तरफ उर्दू लगातार फारसी के नज़दीक होती जा रही थी। नतीजा यह हुआ कि भाषा भी धार्मिक पहचान की राजनीति का हिस्सा बन गई। लेकिन हिंदुस्तानी के साझा चरित्र में महात्मा गांधी की आस्था कम नहीं हुई। हिंदी के हिमायती कौन कौन थे, उनके बारे में जानते हैं। संविधान सभा के एक शुरुआती सत्र में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य आर.बी. धुलेकर ने इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज़ उठाई थी कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। जब किसी ने कहा था कि सभा के सभी सदस्य हिंदी नहीं समझते, तो धुलेकर ने पलटकर कहा कि हम सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते, वे इस सभा की सदस्यता के पात्र नहीं हैं, उन्हें चले जाना चाहिए। जब इन टिप्पणियों के कारण सभा में हंगामा खड़ा हुआ तो धुलेकर ने हिंदी में अपना भाषण देते रहे। जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के चलते आखिरकार सदन में शांति बहाल हुई, लेकिन भाषा का सवाल अगले 3 साल तक बार बार कार्यवाहियों में बाधा डालता रहा और सदस्यों को उत्तेजित करता रहा। तकरीबन 3 साल बाद 12 सितंबर 1947 को राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर धुलेकर के भाषण ने एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया।
तब तक संविधान सभा की भाषा समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी थी। समिति ने राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थकों और विरोधियों के बीच पैदा हो गए गतिरोध को तोड़ने के लिए एक फार्मूला विकसित कर लिया था। समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी, परंतु इस फार्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया था। समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के बजाय राजभाषा कहकर विभिन्न पक्षों की भावनाओं को शांत करने और सर्वस्वीकृति समाधान पेश करने का प्रयास किया था। धुलेकर बीज बचाव की ऐसी मुद्रा से राजी होने वाले नहीं थे। वे चाहते थे कि हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। उन्होंने ऐसे लोगों की आलोचना की जिन्हें लगता था कि हिंदी को उन पर थोपा जा रहा है। धुलेकर ने ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जो महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदी के बजाय हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, महोदय, इस बात पर मेरे से ज़्यादा हर्ष किसी और को नहीं होगा कि हिंदी को इस देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी को एक रियायत दी गई है। मैं कहता हूँ, बिल्कुल नहीं। यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का ही परिणाम है। बहुत सारे सदस्यों को धुलेकर की बात करने के अंदाज से काफ़ी परेशानी हो रही थी। उनके भाषण के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष ने कई बार उन्हें टोककर कहा कि इस तरह बात करके मेरे विचार में आप अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन धुलेकर ने अपने ही अंदाज में बात जारी रखी। वर्चस्व के भय की बात अगर हम करें तो यहाँ पर भाषाओं के मध्य वर्चस्व का भय भी था कि किसी भाषा के आगे बढ़ने से क्या उनकी भाषाओं का वर्चस्व या प्रतिनिधित्व कम होगा, इसको जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। धुलेकर के बोलने के बाद मद्रास की सदस्य श्रीमती जी दुर्गाबाई ने इस चर्चा पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अध्यक्ष महोदय, अभी हाल तक भारत की राष्ट्रीय भाषा का जो सवाल लगभग सहमति तक पहुंच गया था, अचानक बेहद विवादास्पद मुद्दा बन गया है। चाहे यह सही हुआ हो या गलत, गैर हिंदी भाषी इलाकों के लोगों को यह एहसास कराया जा रहा है कि यह हिंदी भाषी इलाकों का यह रवैया असल में इस राष्ट्र की साझा संस्कृति पर भारत की अन्य शक्तिशाली भाषाओं के स्वाभाविक प्रभाव को रोकने की लड़ाई है। श्रीमती दुर्गाबाई ने सदन को बताया कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज़्यादा है। विरोधियों का यह मानना संभवतः सही है कि हिंदी के लिए हो रहा यह प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास है। इसके बावजूद बहुत सारे अन्य सदस्यों के साथ साथ उन्होंने भी महात्मा गांधी के आह्वान का पालन किया और दक्षिण में हिंदी का प्रचार जारी रखा। विरोध का सामना किया, हिंदी के स्कूल खोले गए और कक्षाएं चलाई। अब इस सब का क्या नतीजा निकलता है? दुर्गाबाई ने पूछा। सदी के शुरुआती सालों में हमने जिस उत्साह से हिंदी को अपनाया था, मैं उसके विरुद्ध यह आक्रामकता देखकर सख्त में हूँ। दुर्गाबाई हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी, मगर उस भाषा को बदला जा रहा था। उर्दू तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को उससे निकाला जा रहा था। उनका मानना था कि हिंदुस्तानी के समावेशी और साझा स्वरूप को कमज़ोर करने वाले किसी भी कदम से विभिन्न भाषाई समूहों के बीच बेचैनी और भय पैदा होना निश्चित है। जैसे जैसे चर्चा तीखी होती गई, बहुत सारे सदस्यों ने परस्पर समायोजन व सम्मान की भावना का आह्वान किया। बम्बई के एक सदस्य श्री शंकर देव ने कहा कि कांग्रेस तथा महात्मा गांधी का अनुयायी होने के नाते वे हिंदुस्तानी को राष्ट्र की भाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, परंतु उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप हिंदी के लिए दिल से समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे भीतर संदेह पैदा हो और मेरी
आशंकाओं को बल मिले। मद्रास के श्री टी ए रामलिंगम चेट्टियार ने इस बात पर जोर दिया कि जो कुछ भी किया जाए एहतियात के साथ किया जाए। यदि आक्रामक होकर काम किया गया तो हिंदी का कोई भला नहीं हो पाएगा। चाहे लोगों के भय निराधार हो, उनको शांत किया जाना चाहिए, वरना लोगों में गहरी कड़वाहट रह जाएगी। उन्होंने कहा, जब हम साथ रहना चाहते हैं और एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं तो परस्पर समायोजन होना ही चाहिए और लोगों पर चीज़ें थोपने का सवाल नहीं उठाना चाहिए। इस तरह हम देखते हैं हमारे संविधान का दूसरा महत्वपूर्ण अभिलक्षण था धर्मनिरपेक्षता पर बल। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता के गुण तो नहीं गाए गए थे, परंतु संविधान व समाज को चलाने के लिए संविधान भारतीय संदर्भों में उसके मुख्य अभिलक्षण का जिक्र आदर्शों के रूप में किया गया था। ऐसा मूल अधिकारों की श्रृंखला रचने के जरिए किया गया था, विशेषकर धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार 29-30 एवं समानता के अधिकार 14, 16 और 17। राज्य ने सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की गारंटी दी और उन्हें हितैषी संस्थाएं बनाए रखने का अधिकार भी दिया। यहाँ पर आप संविधान सौंपते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक दूसरे को बधाई देते हुए यहाँ पर नजर आ सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ अब हम उस कालक्रम की बात करते हैं जिन कालखंडों के मध्य ये घटनाएं गुजर रही थी। 26 जुलाई 1946 को ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आती है। 1945 को दिसंबर से 1945 दिसंबर से जनवरी 1946 के दौरान भारत में आम चुनाव कराए जाते हैं। और ये आम चुनाव ऐसे नहीं थे कि हर व्यक्ति मत दे सकता था। यहाँ पर अलग प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई थी। हालांकि आज़ादी के बाद जब चुनाव होते हैं संविधान बनने के बाद, तो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हर स्त्री और पुरुष को मत देने का अधिकार था। 1946 में अब हम घटनाओं को देखते हैं। 16 मई कैबिनेट मिशन अपनी संवैधानिक योजना की घोषणा करती है। 16 जून मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति देती है। 16 जून को ही कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का ऐलान किया जाता है। 2 सितंबर को कांग्रेस अंतरिम सरकार का गठन करती है जिसमें नेहरू को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। 13 अक्टूबर को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला करती है। 3 से 6 दिसंबर ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली कुछ भारतीय नेताओं से मिलते हैं। इन वार्ताओं का कोई नतीजा नहीं निकलता। 9 दिसंबर संविधान सभा के अधिवेशन शुरू हो जाते हैं। 1947 में 29 जनवरी को मुस्लिम लीग संविधान सभा को भंग करने की मांग करती है। 16 जुलाई को अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक होती है और इसी के साथ 11 अगस्त को जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है और 14 अगस्त को पाकिस्तान की स्वतंत्रता और कराची में जश्न मनता है। 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को भारत स्वतंत्र होता है। 26 दिसंबर 1949 को संविधान पूर्ण होता है और हस्ताक्षर कर दिया जाता है। 26 दिसंबर नहीं, शायद 26 दिसंबर ही था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर संविधान निर्माताओं का ये मानना था कि 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस ने की थी और देश को आज़ाद कराने के लिए पूर्ण स्वराज का उद्देश्य बांधा था। उसी उद्देश्य की पूर्ति और उसी की याद में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को घोषित किया जाता है, लागू किया जाता है।
दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। कक्षा 12वीं के सभी अध्यायों को इसी तरह हम समेट चुके हैं। अब हम ओल्ड एनसीईआरटी और जो अन्य प्रकार की कक्षाएं हैं उनके इतिहास को भी समझने का प्रयास करेंगे। हम लगातार इतिहास को इसी तरह पढ़ते रहेंगे ताकि हम घटनाओं को विभिन्न रूपों में, विभिन्न तरीके से और अलग अलग विचारों के ज़रिए समझने का प्रयास करें, ताकि इतिहास में हमारी गहरी समझ बन सके। इतिहास को जानना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस इमारत की नींव मजबूत नहीं होती है उस इमारत का गिरना उसके गिरने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जब आप अपने अतीत के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं तो लोगों के द्वारा बताए गए गलत रास्तों में जाने से आप बचते हैं। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।